अब आज हम लोग फाइनली अपना जो क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है साउंड, वहाँ पर आ गए हैं। अपने यहाँ क्लास 9th में फिजिक्स में जो चैप्टर्स वो है मोशन, गति, उसके बाद लॉस ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम जो मैंने हिंदी में डाला है, उसके बाद ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, और आज लास्ट चैप्टर अपना साउंड है। तो हमेशा की तरह ये अपने इस चैप्टर को भी शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में अपना क्या क्या कंटेंट है, और ये वाला चैप्टर अपलोड होने के बाद में फिर यहाँ से हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वो शुरू कर देंगे। तो जो क्लास 9th का अपना जो अंतिम लास्ट चैप्टर है वो है ध्वनि यानी कि साउंड। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, इसके क्या क्या स्टडी पॉइंट्स हैं, वो एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक स्टडी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चैप्टर लेंथी ज़्यादा है मगर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये साउंड, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है। हाँ, ये समझने का कुछ ज़्यादा पोर्शन इसमें। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो साउंड चैप्टर हम लोग लेंगे तो उसमें ये समझे कि साउंड होता क्या है। साउंड यानी ध्वनि की क्या परिभाषा दी गई वो लेंगे। और ध्वनि जो होती, जो साउंड होता है वो एक तरंग होती है, वेव होती है। तो साउंड को, चूंकि साउंड एक तरंग होती, तो साउंड को समझने के तुरंत बाद, साउंड जो हम सुन रहे हैं, जो आवाज मेरे कानों में आ रही वो साउंड है, तो साउंड को समझने के तुरंत बाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर समझा जाए, वैज्ञानिक नजरिए से, तो एक तरंग है। फिर हम समझें कि भाई तरंग क्या होता है, तो तरंग आ गई। उसके बाद में तरंग दो तीन कितने प्रकार की होती, हालांकि तरंग को दो आधार पर बांटा गया है। तो तरंग के प्रकार के बाद में तरंग में ही कुछ संपीड़न और विरलन, उसको देखेंगे। उसके बाद ध्वनि तरंग की एक परिभाषा फिर हम लोग लेंगे। यहां पे हमने ध्वनि अलग पढ़ा और तरंग अलग। अब यहां पे ध्वनि तरंग क्या है, ध्वनि भी एक तरंग ही है ना, तो ध्वनि तरंग की एक परिभाषा यहां पे लेंगे। फिर ध्वनि तरंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंग का ग्राफीय निरूपण। उसके बाद में तरंगों के कुछ सामान्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लेंगे कि सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव लेंगे उसमें भी कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लेने हमें वेव के, वेवलेंथ, पीरियड और ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड ऑफ वेव। इतनी चीजें हम लोग तरंगों के गुण में देखेंगे। 7वां स्टडी पॉइंट होगा अपना तरंगों के सामान्य अभिलक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो कौन कौन सी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वेव की लेनी, वेवलेंथ, पीरियड और ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड और स्पीड ऑफ वेव। उसके बाद ये तो एक जनरल वेव की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। फिर हम लोग वेव्स में जो साउंड वेव है, तरंगों में जो ध्वनि तरंग है, उसके कुछ गुण लेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। उसके बाद जैसे प्रकाश का परावर्तन आपने क्लास 8 में देखा, अभी क्लास 10th में फिर आप मिलोगे प्रकाश के परावर्तन से। ऐसे ही ध्वनि का भी कोई परावर्तन, उसका भी वही नियम है जो लाइट का है, जो प्रकाश का है, वो देखेंगे। उसके बाद अपना एको आ जाएगा। इसको लोग इको भी बोलते हैं मगर इसको ऐसे एको कहा जाता है, इसका सही शब्द एको है। एको यानी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के बाद आता है रिवर्बरेशन यानी कि गूंज। तो गूंज का हिंदी में शब्द अनुरणन होता है, अनुरणन, तो वो लिखा है यहाँ पे रिवर्बरेशन। फिर हम रेंज ऑफ ऑडियोबिलिटी, मतलब हम किस रेंज से कितनी धीमी आवाज, धीमी से धीमी कौन सी आवाज सुन सकते हैं और तेज से तेज कौन सी आवाज सुन सकते हैं। तो मतलब श्रव्यता का, यानी सुनने को श्रवण करना बोलते हैं, सुनने को श्रवण करना कहते हैं। तो श्रवण करना यानी श्रव्यता का परिसर, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी, मतलब हम कहां से कहां तक की आवाज को सुन सकेंगे, धीमे से धीमे कितनी, तेज से तेज कितनी। फिर हम लोगों ने आवाज को भी बांटा है, आवाज का भी वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड, ठीक है ना, क्लास उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। और लास्ट होगा साउंड का ही एक जो है रूप है अल्ट्रासाउंड। साउंड का ये एक टाइप है जो हमने 3 भागों में साउंड को डिवाइड किया, उन्हीं में एक टाइप है साउंड का अल्ट्रासाउंड। उस अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो लास्ट में देख करके फिर ये चैप्टर फिनिश करेंगे। अब पहली हेडिंग शुरू करते हैं। साउंड चैप्टर्स के स्टडी पॉइंट्स को देख लेने के बाद में अब हम लोग अपना साउंड चैप्टर शुरू करते हैं। तो साउंड में सबसे पहले जो चीज थी वो थी साउंड होता क्या है। तो साउंड आप जानते हो जो आवाज है जो हमारे कानों में पड़ रही है, इसी को साउंड कहते हैं। तो इसकी जो एक नॉर्मल जो परिभाषा आ गई वो यही इसकी डेफिनेशन है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो आवाज है, जो ध्वनि, वो ऊर्जा का वह रूप है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। इसकी तो मैंने हिंदी में भी परिभाषा लिख दी है कि ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में
श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce a sensation of hearing in our ears। साधारण सी भाषा में सीधी सी बात है कि जो चीज हमारे कानों में जो आवाज सुनाई देती है उसी को जो है ध्वनि बोलते हैं, जो कानों में जो है सुनाई पड़ रही है। तो ये एक बिल्कुल साधारण सी छोटी सी एकदम आम जनरल सी परिभाषा साउंड की हो गई। अब देखते हैं कि वेव क्या होता है। साउंड के बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट था वो था वेव। अब बहुत आराम से समझिएगा कि वेव होती क्या है, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश रहेगी मेरी। वेव क्या है, आप एक बात बताइए, मान लो आप अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जाते हो तो आप बैग लेके जाते हो, ठीक है। अब आप बैग लेके आप अपने घर से स्कूल गए तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बैग है वो भी घर से स्कूल आया ना, क्योंकि आप उसको लेकर के आए। तो यहां पर जो बैग का डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो बैग का विस्थापन हो रहा है, जो आप अपने पीठ पे लाद के लेके गए हो घर से स्कूल, उसका डिस्प्लेसमेंट आपके माध्यम से हो रहा है। मतलब वो आपके ऊपर चढ़ के आपका बैग आपके घर से आपके स्कूल आया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहां पर जो स्कूल का बैग आपके घर से आपके स्कूल आया वो आपके माध्यम से आया। मतलब आपको मान लें कि आप उस मीडियम के एक पार्टिकल हो जो है एक पार्टिकल उस बैग को लेकर के घर से स्कूल आ रहा है। ठीक, कितनी बात समझ में आई। ऐसे ही हम इस संसार में अगर कोई एनर्जी कहीं जाती तो वो भी किसी पार्टिकल के माध्यम से जाती। जैसे आपका स्कूल का बैग जो है, यहां पर मैंने आपको एक पार्टिकल मान लिया, वो आपके ऊपर मतलब आपके माध्यम से वो घर से स्कूल आया। अब होता क्या है कि एक जो एनर्जी होती, जो ऊर्जा होती, ऊर्जा भी पिछले चैप्टर में हम लोग देख के आए कि ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा का जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनर्जी, वो दो तरीके से होती है। एक तो ऊर्जा का विस्थापन ऐसे होता है जैसे आपका बैग आपके माध्यम से डायरेक्ट आपके घर से स्कूल पहुंच गया, या ये कहा जाए कि आप साइकिल से अपने घर से स्कूल आए। तो आप साइकिल से अपने घर से स्कूल आए, मतलब आप जो है साइकिल के माध्यम से घर से स्कूल आए। मतलब कि आपका विस्थापन, आपका डिस्प्लेसमेंट आपके घर से स्कूल तक हुआ साइकिल के माध्यम से। साइकिल भी तो आपको लेकर के वहां से आई, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ऊर्जा एक यानी एनर्जी एक स्थान से दूसरी जगह जाती है तो वहां पर माध्यम का कोई पार्टिकल उसको लेकर के जा रहा होता है। जैसे आपको साइकिल लेकर के आ रही है या आप स्कूल के बैग को लेकर के आ रहे हैं, तो आप तो स्कूल जा रहे हैं लेकिन वहां पर साइकिल एक पार्टिकल, मान ले कि एक माध्यम का पार्टिकल साइकिल, उससे आप जा रहे हो, उसके माध्यम से आप जा रहे हो। तो एक तो जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो इस तरीके से जैसे स्कूल का बैग लेकर के आप घर से स्कूल जाओ या साइकिल आपको लेकर के घर से स्कूल जाए। मतलब कि अगर एक पॉइंट ए यहां पे है तो यहां से डायरेक्ट विस्थापन, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हो जाए। एक तो ये तरीका है कि यहां से यहां तक एनर्जी आ गई और वो जिस पार्टिकल पे है वो पार्टिकल भी यहां से यहां तक आ गया। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल आए तो आप साइकिल पर हैं तो साइकिल भी आपको लेकर के आपके घर से स्कूल आ जाए, या आपका बैग आपके घर से स्कूल आया तो वो बैग आपके ऊपर था तो आप भी घर से स्कूल आ जाए। तो एक तो तरीका ये कि एनर्जी अगर एक स्थान से दूसरी जगह गई तो एनर्जी जिस पार्टिकल पे है वो पार्टिकल भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए, ऐसे वो एनर्जी चली गई। ठीक, या मान लो जैसे ये चौक है, इस चौक को वहां ले जाना है तो चौक को लेकर के हम ही चौक को के साथ यहां आ गए तो चौक भी आ गई, मैं भी आ गया। मुझे आप एक पार्टिकल मान लो तो हम एक पार्टिकल हो गए मीडियम के, तो हम पार्टिकल भी मीडियम का है यहाँ पे और इस चौक को एनर्जी मान लो तो ये एनर्जी भी गई। यानी कि जो है पार्टिकल ऑफ मीडियम का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये एनर्जी भी वहां से यहां आई। दूसरा तरीका एक और होता है एनर्जी को एक स्थान से दूसरी जगह जाने पे। यहां पर यह होता है, यहां पर एनर्जी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एनर्जी तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मगर जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होता है, जो माध्यम का कण होता है, उसका विस्थापन नहीं होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। मतलब आपका बैग तो आपके घर से स्कूल आया मगर आप अपने घर से स्कूल नहीं आए। बात समझ में आ गई कि आप घर से मगर आपका बैग आ गया। बैग अगर यहां पे ऊर्जा है तो ऊर्जा तो आ गई घर से स्कूल, मगर आप नहीं है, माध्यम का पार्टिकल नहीं आया। ये कैसे होता है? तो इसको समझने के लिए आप एक बार मोशन चैप्टर में चलो, वहां पे हमने आपको टाइप्स ऑफ मोशन बताया था। टाइप्स ऑफ मोशन में जो चौथे नंबर का मोशन था वो था वाइब्रेशन, कंपन। कंपन का मतलब ये कि कोई पार्टिकल एक स्थान पे उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे पेंडुलम होता है क्लॉक्स में, ऐसे ऐसे, इसको
कंपन करना कहते हैं, वाइब्रेशन करना कहते हैं। मतलब कोई पार्टिकल, कोई कण, कोई व्यक्ति एक ही जगह पे बार बार ऐसे ऐसे करे, इस तरीके से मोशन करे, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे, वो यहां से चालू फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, फिर यहां जाए, मतलब एक ही पाथ पे बार बार चले, एक ही पाथ पे वो फॉलो करे। तो दूसरा तरीका ये है कि मान लो कि यहां पे भाई मीडियम है, भाई ये पूरा मान लो ये पूरा कमरा है, एयर तो है, यहाँ पे पानी है तो पानी में पानी के पार्टिकल्स तो ही है, लोहा है तो वहां पे लोहे के मॉलिक्यूल्स, तो मीडियम तो ही है। तो एक तो तरीका यह है कि एनर्जी जिस पार्टिकल, वो पूरा पार्टिकल यहां से यहां जाए तो एनर्जी भी आ जाए। दूसरी क्या है, मान लो एनर्जी इस पार्टिकल पे है, वाइब्रेशन आपको मैंने समझाया था टाइप्स ऑफ मोशन में, मोशन चैप्टर में, कि वाइब्रेशन का मतलब कि कोई पार्टिकल इस तरीके से हो, तो यहां पर उसको हिंदी में कंपन बोलते हैं। तो एक तरीका है, जब अगर कोई एनर्जी इस तरीके से नहीं डिस्प्लेस्ड होगी तो वो कंपन के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से, जो कि टाइप्स ऑफ मोशन में 4 टाइप का मोशन है, उसके माध्यम से एनर्जी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। मान लो इस वाले पार्टिकल पे एनर्जी है, आप ये वाला पार्टिकल पे जैसे एनर्जी आई तो ये कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। अब यहां पे एक दूसरा पार्टिकल है, वो क्या हुआ, वो भी उसने भी वाइब्रेशन किया, तो वो इधर आया और इधर आया, इसने इधर वाले को टक्कर मारी। अब यहां पे जो था उसने भी वाइब्रेशन किया, वो इधर आया, इधर आया। अब इसने इसको मारी, यहां वाला पार्टिकल इधर आया, इधर आया, फिर इसने यहां वाले पार्टिकल को मारा, इस वाले पार्टिकल पे टक्कर आई, ऐसे गया, ऐसे गया। भाई वाइब्रेशन का मतलब क्या, ऐसे होकर के ऐसे आ जाना। आपको टाइप्स ऑफ मोशन की कोई पार्टिकल है, उसको ऐसे करो तो ऐसे ऐसे हो, इसी को तो वाइब्रेशन कहते हैं, इसी को तो कंपन करना कहते हैं। अब यहां पर एक वाइब्रेशन यहां पे आया, अब यहां पर जो पार्टिकल था इसने इसको टक्कर मारा, तो वो भी ऐसे गया, ऐसे गया। फिर इसने इसको मारा, यहां पे जो पार्टिकल है वो भी ऐसे गया, ऐसे गया। फिर इसने इसको मारा, यहां पे भी जो पार्टिकल वो भी ऐसे गया, ऐसे गया। इस तरीके से यहां पर जो एनर्जी है वो पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल है वो कहीं नहीं जा रहा। देखो एनर्जी ने इसको टक्कर मारी, ऐसे गया, ऐसे आ गया, फिर ये अपनी जगह पे आ गया। मतलब कि कोई आपको ऐसे धक्का में, वो आप ऐसे जाकर के फिर वैसे अपने स्थान पे आ जाओ, ठीक है ना। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। तो एक तो एनर्जी अगर इस तरीके से नहीं जा रही है, वो पार्टिकल्स में वाइब्रेशन के माध्यम से आगे जा रही है, मतलब पार्टिकल तो जो जहां है वहीं है, एनर्जी आगे की ओर जा रही हो, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, मगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो, तो उसको वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो खूब सारी साइकिलें लगी हुई हैं लाइन से, साइकिलें लाइन से लगी हैं, आपने एक साइकिल को धक्का मारा, एक साइकिल गिरी तो धीरे धीरे बाकी सारी साइकिलें लाइन से गिरती चली गई। अब देखो हो क्या रहा है, भाई आपने साइकिल को धक्का मारा, एक साइकिल गिरी, तो वो जो साइकिल पहले वाली गिरी वो तो वहीं रह गई ना, मगर उसका धक्का आगे ट्रांसफर हुआ, दूसरी साइकिल गिरी, फिर दूसरी वाली अपने स्थान पे रह गई, वो गिर गई, साइकिल लेट गई, अगली साइकिल को धक्का लगा, उसने उसको मारा। मतलब आप देखो कि साइकिल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, साइकिल तो केवल ऐसे हो जा रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे धक्के का हो रहा है, मतलब एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही कुछ। आप जब अपने घर से बैग को लेकर के स्कूल आए, तो आप भी स्कूल आए और बैग भी स्कूल आया, इस तरीके से यहां पर धक्का तो आगे जा है, जो साइकिल का गिरने का क्रम है वो तो लगातार आगे जा, मगर साइकिल आगे नहीं जा रही है, साइकिल एक ही जगह लुढ़क जा रही है, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। या मान लो खूब सारे जो है लोग एक लाइन से लगे हुए हैं, आपने उनको पीछे से धक्का मारा, तो लोग ऐसे गिरे, ठीक, लोग ऐसे गिरे, गिरने के बाद मान लो फिर वो खड़े हो गए, मगर वो धक्का तो पूरा जहां तक लाइन हो वहां तक आगे तक जाएगा ना, वो पीछे से धक्का आया आगे तक जाएगा, यहां पे जो धक्का है वो आगे तक जा रहा है, धक्का जो है हमारा वो धक्का आगे तक जा रहा है, लोग तो नहीं आगे जा रहे। मतलब यहां पे जो एनर्जी है, जैसे साइकिल के गिरने का आपको एग्जांपल दिया, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी तो आगे जा रही है, मगर जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो अपने स्थान पे है। मतलब मीडियम के जो पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो, एनर्जी आगे की ओर जाए। तो इस तरीके से जब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है, तो जो माध्यम में, जो मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होते हुए आगे जाती है, इस तरीके से जो मीडियम के पार्टिकल्स जो वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, इसको वेव कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना। तो वेव की डेफिनेशन है, ए वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम which carries energy from one point to another without there being direct contact between them। बात समझे कि जो
अपना वेव है वो माध्यम में होने वाला एक विक्षोभ है, एक डिस्टरबेंस है, जो एनर्जी को, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और उन दोनों स्थानों के बीच में, जैसे यहां से ऊर्जा यहां तक गई तो इन दोनों स्थानों में सीधे सीधे कोई संपर्क नहीं होता। जैसे हमने साइकिल मान लो यहां से गिराई, अब साइकिल यहां से गिरते गिरते वहां तक वो धक्का गया, तो यहां पर से साइकिल गिरना शुरू, जिस पॉइंट तक साइकिल गिरेगी यहां से वहां तक का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, मगर क्योंकि यहां पे साइकिल गिरी तो ये जो साइकिलें लगातार लगी इनमें एक डिस्टरबेंस हुआ। इस डिस्टरबेंस के माध्यम से जो वाइब्रेशन, जो एक वाइब्रेटरी मोशन में डिस्टरबेंस हो रहा है, वाइब्रेटरी आपको समझा कि इस तरीके से पार्टिकल का जो है मोशन करना, कंपन करना, इस माध्यम से जो साइकिलें लगातार गिरती जा रही तो लगातार साइकिल वही है, साइकिल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ऊर्जा का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो इस तरीके से पार्टिकल गति करता है ना, इसको वाइब्रेशन बोलते हैं। तो वही लिखा है ए वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। ये एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी मीडियम में। वाइब्रेशन आपको समझा कि पार्टिकल इस तरीके से करे, ऐसे करेगा आगे वाले को, व्हिच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो एनर्जी को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाता है विदाउट देयर बीइंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम, जहां पर उनके बीच में सीधे सीधे कोई कॉन्टेक्ट, कोई संपर्क नहीं होता है। बात समझ में आ गई कि जैसे खूब लाइन लगी हुई है, आपने एक व्यक्ति को धक्का मारा तो वो धक्का मारने की वजह से उस पूरी लाइन में एक डिस्टर्बेंस आया और वो धक्का, वो जो आगे सबसे आगे व्यक्ति है वहां तक जाएगा, मगर सबसे पीछे वाले व्यक्ति में, सबसे आगे वाले व्यक्ति में सीधे सीधे कोई उन लोगों में कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए दो तरीके के मोशन आपको होता है, एक पार्टिकल मोशन, ये वेव मोशन, दोनों आप समझ गए होंगे। पार्टिकल मोशन में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, यहां पर पार्टिकल ए से बी तक पार्टिकल जाता है। जैसे कि बैग को लेकर के आप आए हो, तो आप अगर एक मीडियम के पार्टिकल हो तो आपका भी तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तब आपका बैग आपके घर से स्कूल आया ना, तो यहां तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, यहां तो जो है, जो पार्टिकल है जिसपे ऊर्जा आज वो पार्टिकल ही जो है डिस्प्लेस्ड हो रहा है। जैसे आप जो है बैग को लेकर डिस्प्लेस्ड हो तो बैग आ रहा है, यहां पर क्या है, नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्चुअली डिस्प्लेस्ड, मतलब कि वेव मोशन में जो तरंग की गति है वहां पे कोई पार्टिकल नहीं जाता है। जैसे आप साइकिल को धक्का दे दो तो जो धक्का देने वाली साइकिल, वो साइकिल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो नहीं आगे तक जाती है, साइकिल तो सदोहक जाती है, मगर वो जो धक्का होता है, जो एनर्जी आपने साइकिल, एनर्जी आगे तक जाती है। All particle of medium vibrate and throw their energy to adjacent particle। अब जैसे साइकिल को आपने गिराया तो साइकिल ने अपनी ऊर्जा आगे वाली साइकिल को दी, उसने उससे आगे की, उससे अपने आगे, उससे अपने आगे, इस तरीके से ऊर्जा का बहाव आगे की ओर हो रहा है बिना साइकिल के डिस्प्लेस्ड हुए। तो आर्ट पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम के सारे पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको देखा कि इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, आप साइकिल के माध्यम से सारी साइकिलें एक एक करके गिर रही हैं, एंड थ्रो देयर एनर्जी टू एडजेसेंट पार्टिकल, और वो अपनी ऊर्जा को अपने साथ में लगे वाले पार्टिकल को दे देते हैं। मुझे लगा आपको ये तरंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तरंग का मतलब ये है कि एनर्जी का तो डिस्प्लेसमेंट हो, मगर जिस पार्टिकल पे एनर्जी, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ना, पार्टिकल बस वाइब्रेट करे, एनर्जी आगे की ओर चली जाए, कि बिना माध्यम के कण के प्रतिस्थापित हुए, बिना माध्यम के कण के विस्थापित हुए ऊर्जा का विस्थापन हो जाए। ठीक है ना, माध्यम के कणों में उत्पन्न विक्षोभ में जो कंपन की गति होगी उसके माध्यम से ऊर्जा का विस्थापन हो जाए, बिना कणों के विस्थापन से। कणों का विस्थापन ना, ऊर्जा का विस्थापन, जैसे साइकिल के गिरने का उदाहरण ध्यान रखिएगा, उसको जो है तरंग कहते हैं। देखो अब वेव तो देख लिया हम लोगों ने, तरंगे समझ ली कि तरंगे क्या होती, वेव किसको कहा जाता है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई अगर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाए, मगर जो है मीडियम का कोई पार्टिकल डिस्प्लेस ना, केवल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम इसको जो है वेव बोलेंगे। अब वेव देख लेने के पास बात आती कि वेव होती कितने प्रकार की है, टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव का क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो वेव है उसको क्लास 9th में 2 बेसिस पे, 2 आधारों पे बांटा गया। एक आधार तो वो बना लिया कि भाई एक प्रकार की वेव वो मान ली जाए जो वेव माध्यम पे, मीडियम पे डिपेंड करती हैं और नहीं डिपेंड करती हैं। एक तो ये वेव का बंटवारा हो गया, तरंग का एक बंटवारा कर दिया मैंने कि भाई एक इस प्रकार की तरंगे ले लो जो माध्यम पे निर्भर करती हूं, और एक वो तरंगे ले लो जो माध्यम पे निर्भर ना करती हूं। तो एक तो वेव को बांटने का ये तरीका हो गया, वेव के मतलब वेव का क्लासिफिकेशन करने का। दूसरा एक और बेस माना गया वेव का कि भाई
कुछ वेव ऐसी हैं जिसमें जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है वो जिस दिशा में वेव जा रही है, मतलब वेव अगर ऐसे जा रही है तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो भी ऐसे ऐसे हो रहा है, वेव भी ऐसे ऐसे आगे जा रही है। दूसरी तरीके की वेव देखी गई जहां पे जो पार्टिकल का जो है वाइब्रेशन हो रहा है और जो वेव आगे की ओर जा रही वो परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री में मतलब परपेंडिकुलरली आगे बढ़ा है। किस तरीके से, मतलब पार्टिकल तो इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है और वेव ऐसे ऐसे आगे जा रही है। पर समझ में आया कि पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, वेव इस तरीके से आगे जा रही है। तो एक तो इस तरीके की वेव हो गई जहां पर जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है और वेव की जो डायरेक्शन है वो परस्पर 90 डिग्री पे है, जैसे पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेशन हो ऐसे आगे जाए, मतलब पार्टिकल का ऐसे ऐसे वाइब्रेशन, वेव ऐसे जा रही। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि पार्टिकल जिस दिशा में वाइब्रेट कर रहा है वेव भी वैसे ही आगे जा रही। तो एक तो दूसरी प्रकार की वेव ये हो गई। तो वेव जो हम लोगों ने बांटी वो बांटी दो आधार पे। एक तो बांटी कि पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की डायरेक्शन के आधार पे। तो दो तरीके की वेव हो गई, पार्टिकल के वाइब्रेशन और वेव का डायरेक्शन। एक तो वो वेव जहां पे पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करे ऐसे और वेव भी ऐसे ही जाए, और दूसरी वो वेव जहां पे पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करे वेव इस ऐसे जाए। एक तो ये बेस बन गया वेव को जो है बांटने का। दूसरा आपको मैंने बताया कि वेव को बांटने का एक और बेस बनाया गया कि कुछ वेव ऐसी हैं जो मीडियम पे, माध्यम पे डिपेंड करती हैं। मतलब माध्यम होएगा तो ही वो जाएंगी, माध्यम नहीं होगा तो वो नहीं जाएंगी। तो दो आधार बन गए ना वेव को जो है डिस्क्राइब करने के। तो यही आपको समझाने चाहे कि जो टाइप्स ऑफ वेव्स है वो दो आधारों पे तरंगों को बांटा गया है। टाइप्स ऑफ वेव, तरंगों के प्रकार। पहला तो तरंग है कंपन करने वाले कण की दिशा के आधार पे। इस आधार पे दो प्रकार की वेव हो गई। एक वो वेव जिनका पार्टिकल भी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा हो और वेव भी इसी दिशा में आगे जा रही हो, मतलब जिस दिशा में पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा हो उसी दिशा में वेव भी आगे जा रही हो, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरी वेव वो जहां पे पार्टिकल का तो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो मगर वेव ऐसे ना आगे जाए, वेव इस तरीके से आगे जाए, इनको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। बात समझ में? अभी केवल आप समझ, अभी आगे समझाते हैं और डीपली। यहां पर दूसरा बेस बना वेव को क्लासिफाइड करने का कि कुछ वेव जो है वो माध्यम पे डिपेंड होती हैं। तो माध्यम पर निर्भरता के आधार पे बेस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ मीडियम। यहां पर भी वेव दो प्रकार की, एक वो वेव जो माध्यम पे डिपेंड नहीं करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कही गई, वह तो चुंबकीय तरंगे। वो वेव जो माध्यम पे डिपेंड करती वो मैकेनिकल वेव्स हो गई। तो वेव्स को फिर आप देख लीजिए कि जो टाइप्स ऑफ वेव है ये दो आधार पे वेव को बांटा है। और एक है बेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, कण के कंपन के आधार पे वेव दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव। इधर बेस ऑफ डिफरेंसी ऑफ मीडियम, माध्यम पे निर्भरता के आधार, मतलब दो आधार पे वेव को बांटा। माध्यम के निर्भरता के आधार पे दो प्रकार की वेव्स, मैग्नेटिक, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, मैग्नेटिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। तो उधर डिपेंडेंसी के आधार पे जो वेव जो है डिपेंड नहीं होती मीडियम पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और जो डिपेंड करे वो मैकेनिकल। तो पहले तो आप ये समझ लो कि वेव का जो प्रकार है वो दो आधार पे बटा है। इसके दो पार्ट, इसके अब आगे समझते हैं इसको और अच्छे से। टाइप्स ऑफ वेव्स में जब आपने देख लिया कि वेव्स को हमने दो बेसिस पे बांटा है, तो सबसे पहले हम ले बेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, यानी कंपन करने वाले कण की दिशा के आधार पे। अब कंपन करने वाला जो कण है भाई, आपको पता है कि वेव, तरंग अगर जाएगी तो तरंग जाती है माध्यम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के कारण। पार्टिकल ऐसे से जाता तो ऊर्जा यानी कि एनर्जी आगे जाती है। अब यहां पर वेव्स होती हैं दो प्रकार की। एक तो वेव्स वो हैं जो माध्यम का, मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं उसी डायरेक्शन में वेव आगे जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइकिलें खूब सारी लाइन से लगी हुई हैं, आपने एक साइकिल को गिराया तो साइकिल का जो गिरने का क्रम है, जो साइकिल के गिरने का ऑर्डर वो इस तरीके से है ऐसे, और जो साइकिलों के गिरने का प्रवाह आगे भी इसी तरीके से जा रहा है। बात समझ में आई? मान लो खूब सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, आपने एक व्यक्ति को धक्का मारा तो जो व्यक्ति झुक रहा है धक्के में वो भी इस तरीके से झुक गया, व्यक्ति ऐसे ही अंदर मतलब गिरा ना, और वो जो धक्का है वो भी आगे की ओर उसी दिशा में जा रहा है। मतलब कि
एक प्रकार की तो तरंगे वो हो गई, वेव्स वो हो गई जहां पे जो पार्टिकल का जो मोशन कर रहा है, जो वाइब्रेशन पार्टिकल कर रहा है, जिस दिशा में पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है उसी दिशा में वेव भी आगे जा रही है। जैसे आपने बताया साइकिल को गिराना, या खूब सारे लोग लाइन से किसी और को धक्का दे दिया, तो ये वाली जो वेव है जहां पर जो पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है वेव भी उसी दिशा में आगे जाती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। परिभाषा देखना, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपगेशन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जहां पर जो पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव आगे की ओर जा रही है। अभी हमने आपको दो रियल लाइफ एग्जांपल दिए, जैसे साइकिलें खूब सारी लगी, उनको धक्का दे तो सारी साइकिलें गिर गई, तो साइकिल जो है उसी प्रवाह में गिर रही जिस प्रवाह में एक साइकिल गिरी। भाई साइकिल अगर ऐसे हुई तो फिर सब साइकिलें लाइन से उसी दिशा में आगे चलती चली जा रही, गिरती जा रही। खूब लोग लाइन से लगे, आपने एक व्यक्ति को ऐसे धक्का दिया तो व्यक्ति भी इसी तरीके से धक्के में गिरा, और वो जो धक्का है, जो धक्के का प्रवाह है वो भी इसी दिशा में आगे, जहां व्यक्ति ऐसे होकर ऐसे हुआ, धक्का इसी दिशा में आगे गया। तो इस प्रकार की जो वेव्स हैं उनको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जो ये वाली है, द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट अलोंग द लाइन ऑफ वेव प्रोपगेशन, जहां का जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है वो उस दिशा में ऑसिलेट करें जिस दिशा में वेव प्रोपेगेट कर रही है, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दूसरी प्रकार की वेव वो होती हैं, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, आपने तालाब में कोई कंकड़ फेंका, कुछ ईंटा वगैरह को डाला आपने तालाब में, अब भचाक से वो पत्थर गिरा। अब वहां पर ध्यान से देखना, जो वहां पे पत्थर के गिरने के बाद जो पानी में जो रिंग्स बन रही हैं, ठीक है ना, जो घेरे पानी में बन रहे हैं उनको ध्यान समझिएगा। वहां पे पानी इस तरीके से देखो ऊपर आ रहा है ना, पानी घेरा बना, आपको कैसे पता चला घेरा? क्योंकि पानी हल्का सा ऊपर उठा फिर नीचे गया, वो घेरे के आकार में पानी ऊपर आ रहा है ना। तो यहां पर देखो पानी इस तरीके से ऊपर आ रहा है और वेव इस तरीके से आगे जा रही है। बात समझ में आ रही? जहां पे पत्थर गिरा, पत्थर यहां पे फेंका, तो इसके चारों जो रिंग्स बनेंगी वो इस तरीके से दूर जाएंगी ना हर एक दिशा में, तो वेव तो ऐसे दूर जा रही है, मगर पानी जो ऊपर नीचे, तो पानी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। बात समझ में आई? यानी जो पानी का जो पार्टिकल है वो तो इस तरीके से ऊपर नीचे आ रहा है और वेव इस तरीके से आगे जा रही है। मतलब यहां पर जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है और जो वेव के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों परपेंडिकुलरली हैं, वो दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन ए वेव ऑसिलेट इन ए डायरेक्शन ऑफ वेव, when the particle of medium in a wave oscillate in a direction of wave propagation are called produced, एक मिनट, when the particles of medium in a wave, उल्टा लिखा है क्या? डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, एक शब्द इसमें छूट गया, जो मेन था वही रह गया, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यहां पे परपेंडिकुलर कर देना। यही मेन शब्द है, यही रह गया था। हाँ, तो when the particles of medium in a wave oscillate in a direction perpendicular of wave propagation, the wave produced are called transverse wave। यानी जहां पर जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है उनका जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर ऑफ वेव प्रोपेगेशन है। पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर ऑफ वेव प्रोपेगेशन, जैसे कि पानी में आपने ईंटा या पत्थर कुछ फेंका तो पानी में जो पार्टिकल का वाइब्रेशन वो तो ऐसे ऐसे हो रहा है, मगर वेव इस तरीके से आगे जा रही है। पानी को इस तरीके से ऊपर नीचे पानी हो तो जो पानी में जो पार्टिकल वो तो इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है ना, और लहर इस तरीके से, जो घेरे जो रिंग्स बने इस तरीके से आगे जा रही है। तो when the particles of medium, जब माध्यम के कण in a wave oscillate in a direction perpendicular of wave propagation, जब जो है तरंग के आगे बढ़ने की दिशा के लंबवत माध्यम के कण कंपन करने लगे, तो इस प्रकार से जो तरंग उत्पन्न होती है उसको ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। समझ में आ गया ना? when the particles of medium in a wave oscillate in a direction perpendicular of wave propagation, the wave produced are called transverse wave। तो ये तो एक बेस हो गया वेव को बांटने का, बेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल। आप समझ गए अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। जो साउंड वेव है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी कि
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती। तो एक तो ये बेस था वेव को क्लासिफाइड करने का। अब एक दूसरा बेस समझते हैं। इसमें एक चीज हिंदी में कुछ कंफ्यूजन की वजह से गलत हो गया था। एक्चुअली जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इनको हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं इनको अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे और जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं इनको अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। तो जो साउंड वेव है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और ये जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है इनको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। यहाँ पर पिछली बार मैंने उल्टा लिख दिया था, ये जो हिंदी वाला था, तो आप समझ लीजिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग है और ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम लोग दूसरे बेसिस पे जो है वेव्स को का क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, मतलब कि माध्यम पर निर्भरता के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती। तो माध्यम पर निर्भरता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की। एक तो वो तरंगे जिनके संचरित होने के लिए, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए माध्यम जरूरी है, माध्यम रिक्वायर है, मीडियम होना ही चाहिए, तभी वो तरंगे आगे जा पाएंगी, तभी वो प्रोपेगेट हो पाएंगी। और दूसरे तरीके की वो तरंग है जिनको संचरित होने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं है। तो वो वेव्स जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम रिक्वायर है, मीडियम होना चाहिए, उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जैसे कि साउंड। अब वो तरंगे जिनको आगे जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए उनको वैद्युत चुंबकीय कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे लाइट। एक ऐसे समझो, मान लो आप किसी कार में बैठे हो, आपने कार के शीशे सब बंद कर दिए। अब अगर कोई व्यक्ति कार के शीशे के बाहर आपसे कुछ बोल रहा तो आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह साउंड वेव को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। एयर के माध्यम से साउंड वेव प्रोपेगेट करती है। यहां पर चूंकि कार का दरवाजे का शीशा बंद, तो बाहर की एयर बाहर, अंदर की एयर अंदर, तो बाहर की एयर अंदर आ नहीं पा रही है, इसलिए साउंड तो जो है, साउंड वेव तो एयर के माध्यम से जो है आगे जाएगी। तो बाहर की एयर यानी कि बाहर का साउंड अंदर आ नहीं पा रहा है, क्योंकि साउंड को आगे जाने के लिए साउंड एक मैकेनिकल यांत्रिक तरंग है। तो साउंड जो है माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम बाहर का जो है अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए साउंड, कार का शीशा बंद, साउंड बाहर वो अंदर नहीं आ पा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जैसे कि प्रकाश, लाइट, आपने कांच बंद भी कर दिया फिर भी रोशनी अंदर आ रही है, क्योंकि रोशनी को, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह लाइट वेव को जाने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मीडियम में बिना मीडियम को चली जाती है। आप ऐसे समझो जैसे कि रिश्तेदार दो प्रकार के होते। एक वो रिश्तेदार जिनको बुलाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती है, ठीक, उनको आप इनविटेशन दो और फोन करो कब आएंगे, तब वो आते हैं। ये जो रिश्तेदार हैं जिनको इनविटेशन चाहिए, इनविटेशन के माध्यम से जो आएंगे, उनको आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, ठीक है ना। कि वो जो उनको आप बोलोगे मैकेनिकल तरंग, क्योंकि मैकेनिकल वेव को ऐसे रिश्तेदार जो मैकेनिकल वेव अपने आप आ जाती, माध्यम हो चाहे ना हो, जैसे कि प्रकाश है, सूर्य और धरती के बीच में कोई हवा नहीं है, कोई वायु नहीं है, निर्वात है, वैक्यूम है, फिर भी रोशनी आई रही ना, मतलब इसको तो माध्यम की जरूरत नहीं है। तो ये एक वैद्युत चुंबकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये वो रिश्तेदार हैं जिनको बुलाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेहमान हो गए। दूसरे मेहमान जिनको बुलाने के लिए बार बार फोन करना पड़े, इनविटेशन देना पड़े, वो मेहमान है जैसे कि ऐसी तरंग मान लो जिनको माध्यम की आवश्यकता आने के लिए, जैसे कि साउंड। आपने कार के दरवाजे बंद कर दिए, साउंड नहीं आएगा, क्योंकि ये वो रिश्तेदार है जिसको बुलाने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा। तो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों समझ में आ गई। मैकेनिकल वो वेव्स, ऐसे रिश्तेदार जिनको इनविटेशन चाहिए, यानी कि वो वेव्स जो कि माध्यम पे निर्भर है, माध्यम होगा तो ये चलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जिनके लिए माध्यम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि लाइट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिश्तेदार वो है जिनको कोई बुलाने की जरूरत नहीं, केवल वो सुन ले, वो अपने आप आ जाएंगे जहां कहीं आप होगे। तो परिभाषा देखो, द वेव्स व्हिच रिक्वायर अ फिजिकल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। वो वेव्स जिनको फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट हो प्रोपेगेट करने के लिए, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। The waves which do not require a physical medium for propagation are called electromagnetic waves। और ऐसी वेव्स जिनको कोई फिजिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोपेगेट होने के लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं।
मैकेनिकल वेव जैसे कि साउंड, आपने कांच के दरवाजे बंद कर दिए कार के, साउंड अब बाहर से नहीं आएगा अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट आप बंद कर दो दरवाजा, आप कांच है तो साउंड अंदर आ जाएगा, माध्यम अलग अलग है फिर भी आ जाएगा, बिना माध्यम के सूर्य से रोशनी तो है धरती पे आ जाती, कोई माध्यम बीच में नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आगे देखो, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टडी पॉइंट आता है वो है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, संपीड़न तथा विरलन। संपीड़न तथा विरलन को समझने से पहले फिर एक बार हम आपको लाए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंगों पे। अनुदैर्घ्य तरंगों को जरा एक बार ध्यान करिए, अभी क्या बताया था। मान लो खूब सारे लोग लाइन से लगे हुए हैं, मैंने सबसे पीछे वाले व्यक्ति को धक्का दिया तो पीछे वाला व्यक्ति आगे वाले पे ऐसे गिरा, फिर वो ऐसे आके अपनी जगह पे खड़ा हो, कि वाइब्रेट करता है ना माध्यम का पार्टिकल, वो ऐसे है माध्यम का, ये दूसरा है, ये इस पे ऐसे गया फिर ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अब इसने अपने आगे वाले को ऐसे किया फिर वो आ गया। मतलब कि जो पहले जो पार्टिकल्स है अगर उनमें पहले सबसे पहले मान लो लोग इस तरीके से खड़े हैं, इनको आप लोग समझ लो या माध्यम के वाइब्रेशन वाले पार्टिकल। अब इसको मान लो इस तरीके से अगर किसी ने धक्का मारा, सबसे पहले स्थिति ये, अब किसी ने इधर से धक्का मारा, इनको धक्का मारा तो यहाँ के कुछ पार्टिकल्स एकदम नजदीक नजदीक आ गए और ये वाले वैसे ही रहे, ठीक, ये समझ लो। फिर उसके बाद जब दो लोग ऐसे मान लो गिरे, अब गिरने के बाद वो फिर सही हो गए अपनी जगह पे, अगर वो धक्का आगे जा रहा है ना तो ये लोग एक दूसरे के नजदीक आए और आने के बाद फिर भाई पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट का मतलब इधर जाके फिर इधर आया, तो इसने धक्का मारा, ये पार्टिकल्स इधर गए, अब इधर गए, उसके बाद ये फिर सही हो गए, तीसरी स्थिति पे ये सही हो गए, मगर जो इसका वो धक्का है वो तो आगे ही जाएगा ना भाई, ये इस पे गया, अब ये इसको टक्कर मारेगा, तो जब ये सही होंगे भाई, 4-5 लोग ऐसे गिरे, वो जब सही होगा तो वो धक्का तो आगे का, आगे वाले फिर लोग गिरेंगे, तो इधर वाले ये पार्टिकल सही हो गए, अभी जो आगे वाले ये नजदीक नजदीक आ गए, फिर ये इधर वाले सही। अब अगली बार ये चीज सही हो जाएगी, ये वाले फिर गिर जाएंगे। अब मान लो तब तक फिर से कोई ने ऐसे धक्का मार दिया तो फिर से लोग गिरना शुरू हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही ना। तो यहां पर जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, यानी पे जहां पे पार्टिकल का मोशन भी इस तरीके से हो और वेव भी इसी डायरेक्शन में जाए, ठीक है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, वहां पर आप देख रहे हो कि एक जगह पे, वहां पे जहां पे जिसे दो लोग गिर रहे होते हैं, तो वहां पे दोनों का डेंसिटी, उनका घनत्व, वहां पे लोग ज्यादा घने हो जाते हैं ना भाई। 5-7 लोग हैं, आपने ऐसे धक्का दिया तो जो 5-7 लोग एकदम नजदीक आगे, मान लो ये है, अब इसने आपने धक्का दिया, ठीक है ना, तो इधर ये कुछ नजदीक आए ना, यहाँ पे घनत्व ज्यादा हो गया, तो जिस जगह पे डेंसिटी ज्यादा होती है, ये वाला जो पोर्शन, इसको कहते हैं कंप्रेशन। जहां पर पार्टिकल्स या लाइन के लोग नजदीक नजदीक आ जाएंगे, तो वो नजदीक है मतलब वहां पे घने हो गए लोग, मगर वहां पे वॉल्यूम मतलब उनकी जो आयतन था, जो जगह लोगों ने घेरी थी, वो जगह कम हो गई। यहाँ पे देखो जगह कम हो गई और डेंसिटी ज्यादा हो गई। अब ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, अब उसके बाद क्या हुआ, ये लोग दूर दूर अपनी अपनी जगह पे आ गए, तो इसको फिर ये बोलेंगे ये रेयरफैक्शन है। और अब ये वाला पोर्शन कंप्रेशन हो जाएगा, इधर वाला रेयरफैक्शन। बात समझ में आई? कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्या है कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुआ और पार्टिकल इस तरीके से हैं, अब यहां पे अगर पार्टिकल को इधर से धक्का मारा तो यहां पे ये कुछ नजदीक आए, फिर ये दूर हो गए, फिर इधर वाले नजदीक आए, तो जो ये नजदीक का है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो रही है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। डेंसिटी ज्यादा है मगर वॉल्यूम कम है, जगह तो कम हो जाए, जब इधर नजदीक है तो यहाँ पे जगह कम हो जाएगी। डेंसिटी ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, उसको कहेंगे कंप्रेशन। तो अनुदैर्घ्य तरंग का वो हिस्सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो पार्ट जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाए पार्टिकल्स की, वॉल्यूम कम हो जाए, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाए, जहां पे डेंसिटी जहां पे कम हो जाए, वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, उसको रेयरफैक्शन कहते हैं। मतलब जब ऐसे गिरने के बाद जब लोग दोबारा फिर से अपनी स्थिति में वैसे ही आ जाएं, ठीक है ना, और लोग तो मान लो ऐसे गिरे, उसके बाद अपनी जगह पे आएंगे, लेकिन अब पार्टिकल वो करेगा, कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो वाइब्रेशन का मतलब ऐसे जाएगा, फिर ये दूर जाएगा, फिर आ गया ये अपनी स्थान पे, तब उसका एक वाइब्रेशन पूरा होगा ना। कंपन का मतलब क्या है वाइब्रेशन का? कोई पार्टिकल यहाँ पे है, इधर आया, फिर इधर गया,
फिर ये अपनी जगह पे गया। तो पार्टिकल अगर होगा, लोग तो ऐसे गिर के ऐसे ही सही, जब पार्टिकल जो होगा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे दूर हो जाएगा, फिर अपने जगह पे आएगा। तो पार्टिकल एक बार नजदीक गया, नजदीक होने के बाद में फिर ये वहां से दूर आया। तो जब पार्टिकल दूर दूर होता है तो उसको रेयरफेक्शन कहते हैं, नजदीक होता है तो उसको कंप्रेशन कहते हैं। इस वो डेफिनेशन देखो, कंप्रेशन, ए कंप्रेशन इज द पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर। इन दिस केस वॉल्यूम इज मिनिमम एंड डेंसिटी मैक्सिमम। मतलब कि संपीड़न लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो हिस्सा है जहां पर पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाए, और नजदीक आएंगे तो डेंसिटी मैक्सिमम और जो है वो वॉल्यूम कम, डेंसिटी सबसे ज्यादा और आयतन सबसे कम हो जाएगा। वही लिखा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा और डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम कम से कम क्योंकि डेंसिटी ज्यादा वॉल्यूम कम। हाँ यहां पे देखो डेंसिटी खूब ज्यादा हो गई, पार्टिकल नजदीक आए तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो जगह घेरी जा रही वो कम है, यहाँ पे देखो ज्यादा जगह घेरा है तो डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, यहाँ पे डेंसिटी कम तो वॉल्यूम ज्यादा। रेयरफेक्शन, ए रेयरफेक्शन इज द पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल। अब नॉर्मल साधारण रूप से जो पार्टिकल वो जब दूर दूर आए, नॉर्मल स्थिति की तुलना में, क्योंकि ऐसे गिरा और गिरने के बाद फिर वो जब दूर हुआ, वो जब दूर दूर लोग आ जाएंगे, पार्टिकल दूर आ जाए तो उसको रेयरफेक्शन बोलेंगे। ए रेयरफेक्शन इज दैट पार्ट ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर फर्दर अपार्ट देन नॉर्मल। इन दिस केस वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी मिनिमम। अब वॉल्यूम मैक्सिमम, अब ये लोग कितना दूर हैं, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है, मगर घने बिल्कुल नहीं, घनत्व इनका बिल्कुल खत्म हो गया है तो वॉल्यूम मिनिमम, जगह खूब ज्यादा घेर है मगर घना होना बिल्कुल नहीं तो डेंसिटी मिनिमम हो गई। वॉल्यूम मैक्सिमम और डेंसिटी मिनिमम, इसको कहेंगे रेयरफेक्शन। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं कि साउंड वेव क्या है। तो देखो अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेव्स देखा, तो साउंड वेव जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब जिस दिशा में पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे उसी दिशा में वेव आगे जाएगी। और एक मैकेनिकल वेव भी है, मतलब ये जो वेव है ये पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, यानी मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम होगा तो ही साउंड वेव जाएगी। तो साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव एक साउंड वेव ऐसी वेव है। अब साउंड उत्पन्न होता है, साउंड जनरेट होता है दो पार्टिकल्स के, एयर के जो पार्टिकल्स उनके कोलिजन होने, मतलब टकराने की वजह से। तो साउंड वेव जनरेट होती है टकराने की वजह से। तो साउंड वेव का जनरेशन तो कोलिजन की वजह से हो गया कि दो पार्टिकल्स के टकराने की वजह से साउंड वेव उत्पन्न हुई। अब आपको पता है कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, तो जैसे कि सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, संपीड़न और विरलन के माध्यम से चलती हैं, ऐसे ही साउंड वेव भी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन के ही माध्यम से ये भी प्रोपेगेट करती, सारे जो है जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, क्योंकि ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव तो ये भी कंप्रेशन रेयरफेक्शन से चलेगी। अब इसके अलावा आप इसकी डेफिनेशन देखो, साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, आपको बता दिया ये लॉन्गिट्यूडनल है और मैकेनिकल है, मतलब कि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स के एयर के पार्टिकल्स के टकराने से, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एयर। साउंड वेव्स आर प्रोपेगेट्स बाई कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। साउंड वेव क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कंप्रेशन रेयरफेक्शन से प्रोपेगेट करती, तो साउंड वेव भी वैसे ही करेगी। अब इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ, यहाँ पे एक जार उन्होंने बनाया एनसीईआरटी वालों ने ऐसा करके, और यहाँ पे एक पाइप ऐसा लगा दिया है, इस पाइप से उन्होंने, और यहाँ पे एक बेल डाल दी है ऐसे करके, ऐसे, और इसको ऐसे करके ये बजती है, टन 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 बजती है। तो यहाँ पे इसको इन्होंने बंद कर दिया और यहाँ से इन्होंने इसकी सारी एयर निकाल दी बाहर, ठीक है ना, एयर यहाँ से निकल गई सब पूरी बाहर, अब इसकी एयर बाहर निकाल दी। अब दिखा ये रहे कि जैसे जैसे अब इसको बजाया गया, ये जो बेल है यहाँ से एयर बाहर निकल रही है,
उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे आप इस जार में से सारी एयर बाहर निकाल दोगे, फिर इस बेल को आप बजाओगे, तो जैसे जैसे इसमें से ये एयर बाहर निकलती जाती जाएगी, वैसे वैसे आपको बेल की आवाज़ बाहर जार के धीमी होती चली जाएगी। ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो है आवाज़ को, साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए, संचरित होने के लिए वायु की आवश्यकता है। मतलब जो ध्वनि है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसको आप जनरल वे में या डेली लाइफ एग्जांपल में आप समझते हो कि आप कार के अंदर बोलिए और कार के शीशे बंद कर दीजिए तो अंदर की हवा बाहर नहीं जा पाएगी, तो आपके द्वारा अंदर बोली गई आवाज बाहर नहीं सुनाई देगी। तो जब हम इसमें से एयर पूरी निकालते जाएं, जब पूरी एयर निकल जाए तो यहाँ पे आवाज बिल्कुल उत्पन्न ही नहीं होगी, तो सुनाई देने की बात ही नहीं। और जैसे जैसे हम इसमें से एयर निकालते जाएंगे इसकी आवाज कम होती जाएगी, क्योंकि साउंड आवाज एयर के ही माध्यम से चलेगा। ये जो है यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। जब एयर ही नहीं तो फिर आवाज भी नहीं। मुझे लगता है अब आप ये साउंड वेव समझ गए होंगे। अब इसके बाद साउंड वेव का, अब साउंड वेव कहें या उसको लॉन्गिट्यूडल वेव कहें, क्योंकि साउंड वेव भी एक लॉन्गिट्यूडल वेव ही है, तो साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडल वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ग्राफीय निरूपण कैसे बनेगा ध्वनि तरंग का, इसको समझते हैं। तो आप ये बताओ कि साउंड वेव प्रोपेगेट कैसे करती है। तो साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडल वेव है और लॉन्गिट्यूडल वेव होने की वजह से साउंड वेव भी कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन के माध्यम से प्रोपेगेट करेगी। मतलब कि पहले अगर एक टक्कर हुई तो पहले जो पार्टिकल्स ऑफ एयर हुआ ऐसे नजदीक नजदीक आ जाएंगे, ठीक, उसके बाद ये दूर दूर हो रहेंगे, फिर कुछ देर के बाद ये धक्का जब इधर आएगा, ठीक है ना। अब ये अगर दूर है, बात समझिएगा, अब फिर अगर ये नजदीक आएंगे तो इधर वाले दूर हो जाएंगे। भाई ये धक्का इस साइड आया तो ये नजदीक आएंगे तो ये दूर हो जाए। मतलब इसके बाद में अगर ये दूर है तो इसके बाद वाले नजदीक जरूर होंगे। और समझ में आ रही कि भाई अगर ये दूर हो चुका तो उसके बाद वाले नजदीक होंगे, और ये नजदीक है तो फिर इधर वाले दूर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। भाई ये नजदीक है तो जब अब ये अपना धक्का इसको देंगे तो ये नजदीक आएंगे, ये दूर हो जाएंगे। तो जब ये नजदीक आएगा ये दूर हो जाएगा तो ये खुल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। मतलब पहले खुला फिर ये बंद। अब मान लो ये खुला है तो इसका मतलब इसने अपना धक्का आगे वाले को दे दिया होगा तो ये नजदीक आ गया होगा। और ये समझ में आ गई ना पूरी बात, कि पहले किसी ने धक्का दिया, अब वो सही हो गए, बाद वाले दूर आ गए। बस भाई कोई वक्त ऐसे पहले धक्का आया, अब वो सही हो गया, वो सही आराम से हो गया, और जब वो पहले वाला गिरा तो बाहर वाला सही था। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये जो साउंड वेव ऐसे प्रोपेगेट करेगी कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के माध्यम से। समझ में आई। भाई पहले मान लो ऐसे धक्का गया, अब ये सही हुआ, अब ये सही हो पाया जब तक, तब तक आगे वाला डिस्टर्ब हुआ, ठीक है ना। फिर वो सही हुआ तो उसके आगे वाला डिस्टर्ब हुआ, और जब तक ये लोग सही हो गए फिर इधर से एक धक्का आया, फिर ये जा रहा है। तो ये जब तक मान लो ये चीज फैल पाई होगी तब तक फिर एक धक्का आया, फिर ये सिकुड़ा, फिर ये तेज हुआ। समझ में आ रही है पूरी बात। भाई मान लो कि ये है, अब पहले धक्का आया तो ये ऐसे होता इधर गया, ठीक है ना। ये आए पास आए तो ये इधर वाले दूर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो पहले ये दो चीजें नजदीक आई, फिर ये दूर हुई तो इधर वाली नजदीक आ गई, फिर इधर वाली दूर हुई तो ये दूर हो गई, ये नजदीक आ गई। इस तरीके से तो होगा ना भाई। धक्का दो, एक लाइन है तो आप खुद ही समझ रहे होंगे ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, पहले तो ये बना लो, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लेंगे डेंसिटी यानी कि घनत्व, और एक्स अक्ष पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मान लो। अब देखना यहां पे एकदम नजदीक, यहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा, एकदम ज्यादा घना आ गया ना, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा, ठीक। फिर डेंसिटी एकदम से कम हो गई, ये लोग अपने पुराने स्थान पे आ गए। अब जो वास्तव में वाइब्रेशन होता है वो कम पहले पास आता है फिर दूर जाता है। तो जब वो दूर जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा
जो है वो वॉल्यूम लेगा और डेंसिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन कैसे होता, कंपन कैसे होता, ऐसे फिर ऐसे, तो दो पास में आए फिर ऐसे दूर हो गए। तो जब ये चीजें दूर हो गई, यहां पे आ गया, तो यहां पे डेंसिटी एकदम कम हो गई। फिर ये नजदीक आए, देखो नजदीक आए, फिर दूर गए, फिर नजदीक आए, ऐसे ये इस तरीके से ये हमारा जो साउंड वेव का जो ग्राफ है, इस तरीके से मुझे लगा आपको समझ में आ गया होगा। ये जहां जहां ऊपर जाए, मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा हो रही है, डेंसिटी देख सकते हो, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो रही, तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा वहां पे ऊपर आ गया, और जहां पे कम वहां पे नीचे गया। ठीक है ना, ये हिंदी में उसको श्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। ठीक है ना, और इंग्लिश में इसको क्रेस्ट बोलेंगे। हाँ, श्रृंगगर्ती देखने गया था, इसको ट्रफ। हिंदी में कंफ्यूजन रहता है भाई, मगर आप चेक करें, श्रृंग को हिंदी में श्रृंग, क्रेस्ट को श्रृंग कहेंगे और ट्रफ को कहते हैं गर्त। तो ये अपना साउंड वेव का ग्राफ है। अब इसके बाद ये 7th स्टडी पॉइंट हम लेंगे कि इस ग्राफ की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको समझना है आगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव को समझ देख लेने के बाद में सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, मतलब कि जो है साउंड वेव कहें या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहें, कि जो है दैर्घ्य तरंगों क्या जो ग्राफ बना, जो अभी समझा, उसी से कुछ उसके गुण निकल के आए हैं, उनको समझना है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है। तो पहला जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो इसमें एक शब्द आता है वेवलेंथ, हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो अब आप कहोगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आपने भाई जो है ग्राफ तो देख लिया साउंड वेव का, अब साउंड वेव का जो ग्राफ बना, अब आप उसमें को इसमें तरंग दैर्घ्य क्या है। अब तरंग दैर्घ्य समझिएगा, जो अभी हमने आपके सामने वो ग्राफ बनाया था, इस तरीके से बनाया था, ऐसे बनाया था ना, यहां पर मान लो ये अभी यहां पे और ऊपर आकर के इस तरीके से मान लो नीचे जाएगा, तो वेवलेंथ का मतलब यह है कि ये जो दो श्रृंग होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो दो क्रेस्ट होते हैं, इन दो क्रेस्ट्स के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। दो क्रेस्ट या अगर दो ट्रफ भी हैं आगे, तो अगर दो ट्रफ या दो क्रेस्ट्स के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, उसको वेवलेंथ कहते हैं। और इसको जो है लेम्डा, एक ग्रीक वर्ड है, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई कि अभी हमने आपको दिखाया था साउंड वेव का ग्राफ, उस साउंड वेव के ग्राफ में आपको क्रेस्ट और टफ भी बताए थे, श्रृंग और गर्त। तो दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, उसको जो है तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। मतलब कि मान लो कि ये हमारा अगर कोई साउंड वेव इस तरीके से है, ऐसे, तो ये दो क्रेस्ट हैं, है ना, कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब वो दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट होने चाहिए या कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स होने चाहिए। इनके बीच की जो यहां से लेकर के यहां तक दो क्रेस्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर दो ट्रफ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको, और इसको लेम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि वेवलेंथ क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द वेव। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट्स ये हैं और ये दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स हैं, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये दो ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस, ये दो क्रेस्ट्स के बीच की डिस्टेंस, इनको कहते हैं वेवलेंथ, मतलब कि तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य क्या है, किसी भी तरंग के दो श्रृंग या गर्त, दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इधर देखो, पीरियड और ऑसिलेशन, आवर्त या दोलन क्या होता है।
अब आप समझो, अभी हमने आपको बताया था शुरुआत में कि कंपन क्या होता है। मान लो ये एक यहाँ पे टंगा हुआ है, अब इसका जो वाइब्रेशन होगा, एक कंपन कब पूरा, जब अपनी ये तो इसकी नॉर्मल स्थिति है, यहां से इधर जाए, फिर इधर आए, फिर यहाँ पे आ जाए, ऐसे 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 होएगा, तब इसका एक जो है पूरा होगा क्या, वाइब्रेशन। बात समझ में आ गई। कंपन का तो यही मतलब था ना कि एक पॉइंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे आ जाए। तो ये जैसे कि मान लीजिए ये पार्टिकल वाइब्रेट कर, तो ये ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाए। अब इसका एक जो है वाइब्रेशन पूरा हुआ। तो इसका एक वाइब्रेशन जब पूरा हुआ, अब अगर मान लीजिए कि अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग का जो पार्टिकल है वो पहले ऐसे जाए, फिर ऐसे आए, फिर इस तरीके से आ जाए। कुछ बात समझ में आई? समझ गए ना। अब मान लीजिए कि यहां पे मान लो ये वाला पार्टिकल है। अब जब ये वाला पार्टिकल इसके नजदीक जाएगा तो ये दोनों पार्टिकल नजदीक होंगे, नजदीक होंगे तो इनका घनत्व तो ज्यादा होएगा, और जब घनत्व तो ज्यादा होगा तो आपको समझाया था घनत्व तो ज्यादा होने पे उस स्थान पे क्रिस्टल्स आ जाएगा, और जब ये दूर जाएगा, जब ये दूर जाएगा तो वहां पे डेंसिटी यानी कि घनत्व तो कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जब घनत्व तो ज्यादा तो फिर क्रिस्ट घनत्व तो कम, ट्रफ अभी समझाया था ना ग्राफ में। अब क्या होता है इसको समझिएगा। अभी आपने इसका ग्राफ को समझा अभी साउंड वेव पे, इसीलिए पहले ग्राफ को समझाया था क्योंकि फिर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। तो एक ट्रफ और एक क्रिस्ट, एक ट्रफ और एक क्रिस्ट को, इस पूरे को मिला करके हमारा एक ऑसिलेशन या एक जो है दोलन कंप्लीट होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंप्रेशन एंड ए रेयरफैक्शन फॉर्म्स पीरियड और ऑसिलेशन। कंप्रेशन जहां पे घनत्व तो ज्यादा वहां पे क्रिस्ट आएगा, पहले समझाया था। रेयरफैक्शन घनत्व तो कम, वहां पे ट्रफ आएगा। भाई इसको ऐसे समझना, मान लो एक मेरे पास में ये है, अब यहां पे डेंसिटी है, अब यहां पे डेंसिटी सबसे ज्यादा, मतलब यहां पे ये नजदीक आ गई, यहां पे डेंसिटी एकदम कम, डेंसिटी कम, तो ये रेयरफैक्शन हुआ। मतलब कि विरलन, ये कंप्रेशन। तो जब कंप्रेशन होगा तो डेंसिटी ज्यादा, रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम। तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को मिला करके, या फिर एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को मिला करके, इस पूरे को एक संयुक्त रूप से, इसको एक ऑसिलेशन बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है ना। इस पूरे को मिला करके हम कहेंगे कि ये एक दोलन है या ये एक आवर्त है। पर समझ में आ गया कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को मिला करके इस पूरे को संयुक्त रूप से हम एक ऑसिलेशन, एक पीरियड, एक आवर्त, एक दोलन, कभी कभी एक तरंग बोल देंगे या एक वेव। बात समझ में आ गई। द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंप्रेशन एंड ए रेयरफैक्शन फॉर्म्स पीरियड और ऑसिलेशन, कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन को मिला, कंप्रेशन मतलब जहां पे एक क्रिस्ट है, रेयरफैक्शन जहां पे ट्रफ है, इनको मिला करके हम एक आवर्त या एक दोलन या एक पीरियड और ऑसिलेशन बोलेंगे। इसके आगे अब साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के और कैरेक्टरिस्टिक्स समझिए। अब अगली चीज अपने सामने आई है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी भी मीडियम का पार्टिकल एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेट होगा, एक सेकंड में कोई पार्टिकल मीडियम का जितनी बार वाइब्रेट होगा उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। आ गई बात समझ में कि मीडियम का अगर कोई पार्टिकल है, अब मान लो कि ये एक पार्टिकल है मीडियम का, बात समझना अच्छे से। ये अब इसकी फ्रीक्वेंसी इस समय खूब ज्यादा हो रही है क्योंकि ये खूब ज्यादा बार वाइब्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्योंकि एक सेकंड में ज्यादा बार वाइब्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। ठीक ठीक। अब इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो ऐसे ऐसे जाए, ऐसे ऐसे ऐसे, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। बात समझ में, इस समय फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। अब इसकी खूब ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई।
ठीक है ना, कि एक सेकंड में कोई मीडियम का पार्टिकल जितने बार वाइब्रेट होगा, जितने कंपन या जितने दोलन पूरा करेगा मीडियम का कोई पार्टिकल एक सेकंड में, उसको उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकंड टाइम बाय अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकंड टाइम, एक सेकंड में जितने वो दोलन पूरे कर लेगा उसको जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव बोलेंगे। मतलब की बात समझना अच्छे से भाई। अब एक पार्टिकल है, वो पहले आया और ये देखो ऐसे उसका ग्राफ बना ये वाला, ठीक। अब यहां पर जो ये पार्टिकल है ये एक सेकंड में मान लो इसको यहां से यहां पर इसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, उसके बाद कम, फिर इसकी डेंसिटी यहां पे ज्यादा, यहां पे आकर के इसका एक पूरा हो गया ना। ये अगर यहां से चला तो इसका हम मान लेंगे कि यहां पर इसका एक आवर्त पूरा हुआ, एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। यहां से चला तो इसका एक ऑसिलेशन यहां पे पूरा हुआ, मान लेते कि यहां से चला। अब यहां से यहां पर आने में मान लो यहां से आपको यहां तक आने में एक सेकंड का टाइम लगा, ठीक। अब हम दूसरी एक और बना रहे हैं, या समझ लो ये पूरा ही एक सेकंड में कोई पार्टिकल की जो वो हुई साउंड वेव का ग्राफ वो ऐसे और किसी का ऐसे बना, ठीक। अब आप बताओ यहां पर ऊपर वाले केस में मान लो ये पूरा ग्राफ एक सेकंड में बना, ये वाला पूरा ग्राफ टाइम में एक सेकंड रहा। यहां पर कितने इसके कंप्लीट हो रहे हैं ऑसिलेशन, यहां तक एक, फिर दो, आधा ये यहां पे ऐसे आया, ऐसे आके फिर ये एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर तीन हुआ, फिर चार हुआ, ठीक है, बात समझ गए। ऑसिलेशन का पूरा कि पार्टिकल यहां से चले, फिर इधर जाए, फिर इधर जाकर के वापस यहाँ पे आ जाए एक, फिर ये यहाँ पे गया, यहाँ जाकर के वापस आ जाए दो, फिर इधर से गया वापस यहाँ जाए चार, और यहाँ पर एक और ये दो, यहाँ पर दो ही ऑसिलेशन पूरे हो पा रहे हैं, नीचे चार हो रहे हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी, इसको अगर फ्रीक्वेंसी 1 मान लें और इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते, ये न्यू बनता है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो जो न्यू 2 है ये ज्यादा है न्यू 1 से। बात समझ में आ गई कि एक सेकंड समय में कोई पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट होता है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे ये पार्टिकल मान लो एक सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट हुआ, ये न्यू 1 हो गया। दूसरा पार्टिकल एक सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट हुआ, ये न्यू 2 हो गया। तो न्यू 2 जो है वो न्यू 1 से ज्यादा है। तो आप समझ गए होंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकंड टाइम बाय अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। कि कोई भी तरंग एक सेकंड में जितने दोलन पूरे कर लेती है उसको उस तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं। इसको न्यू यानी कि वी बना के उसको ऊपर से घुमा देते हैं, इसको न्यू से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करते हैं। दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब यह है कि एक पार्टिकल को एक वाइब्रेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे मान लो ये पार्टिकल है, ठीक, इसको यहां से वाइब्रेशन कब पूरा हुआ, यहां से चलना शुरू हुआ, यहां आया, फिर वापस इधर आया, फिर वापस यहां पर आ गया, ठीक है ना। मतलब कि कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ, यहां आया, फिर यहां आया, फिर वापस यहां पर आ गया, इतना। बात समझ में आ रही कि पार्टिकल ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर वापस यहां पर आ गया, ठीक है ना। तब इसका एक पार्टिकल एक इसका वाइब्रेशन पूरा हुआ। समझ में आ रहा ना। एक मिनट डस्टर और अच्छे से कोशिश करते हैं बताने की। देखो इसको अगर ये ग्राफ ऐसे ना समझ में आए तो इसको थोड़ी देर के लिए अलग ढंग से देखना। इस ग्राफ को हम थोड़ी देर ऐसे बना दें, इस तरीके से। अब सबसे पहले ये पार्टिकल यहां पे था, अब ये इधर गया, तो देखो ये चीज इधर आई, इधर गया ना, तो ये देखो ये चीज इधर आई, फिर इधर से फिर ये इधर आया, फिर देखो ये इधर आया, और इधर आके फिर ये इधर गया, फिर ये यहाँ पे। अब इसका एक दोलन पूरा हुआ। मतलब पार्टिकल ये यहाँ से इधर जाए, इधर से इधर जाए, फिर ये यहाँ पे आके रुक जाए। मतलब पार्टिकल पहले इधर आए, फिर इधर आए, फिर ये यहाँ पे आकर के रुक जाए। अब इसका जो है एक ऑसिलेशन या एक दोलन कंप्लीट हुआ। बात समझ गए ना।
और जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे क्रेस्ट होगा, मतलब यहाँ पे घनत्व ज्यादा, मतलब दो पार्टिकल दूर हो पास में आएंगे, और जब दूर जाएंगे तो वहां पे भी ऐसे, क्योंकि कई सारे पार्टिकल होंगे ना, मान लो कि एक दो पार्टिकल ऐसे आए घनत्व ज्यादा, फिर दूर गए घनत्व कम, यहाँ पे आए तो क्रेस्ट, यहाँ पे गए तो ट्रफ, यहाँ पे आए श्रिंग, यहाँ पे आए गर्त, समझ गए। तो एक ऑसिलेशन को, एक आवर्त को, एक दोलन को कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा उसको पार्टिकल का टाइम पीरियड कहेंगे। द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड यूनिट इज सेकंड ऑफ टाइम पीरियड। मतलब कि एक दोलन को पूरा होने में जितने सेकंड का समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फिर समझ लो, एक सेकंड में जितने दोलन, मतलब जितनी बार एक सेकंड में पार्टिकल इस तरीके से वाइब्रेट करेगा उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। आपको मैंने शुरुआत में बता दिया कि तरंग कैसे चलती, भाई एक पार्टिकल को धक्का दिया, ये ऐसे गया, इसने इसको मारा, ये ऐसे गया, तो एक सेकंड में पार्टिकल जितनी बार ऐसे आगे पीछे जाएगा इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एक पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में किसी वेव का जितना समय लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। अब एक बात बताओ, मान लो कि एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक सेकंड में न्यू बार कोई पार्टिकल वाइब्रेट करे तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी? न्यू हो जाएगी। भाई एक सेकंड में कोई पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट करता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकंड में कोई पार्टिकल 100 बार करेगा तो उसकी आवृत्ति 100, इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, ये भी लिख दो, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज को ऐसे लिखते हैं, हर्ट्ज, ठीक है ना। एक पार्टिकल अगर 10 बार वाइब्रेट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी, 100 बार करेगा तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी, न्यू बार करेगा तो न्यू हर्ट्ज हो जाएगी। तो अब ये टाइम पीरियड, एक सेकंड में कोई पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट एक पार्टिकल को वाइब्रेट होने में, एक बार वाइब्रेट होने में जितना समय लो टाइम पीरियड। तो अब मान लो कि पार्टिकल कि अब इसको समझ में आएगा, यूनिट फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, ठीक है। अब एक सेकंड में मान लो कोई पार्टिकल न्यू बार वाइब्रेट हो रहा है, लेट पार्टिकल ऑसिलेट्स, अब लेट पार्टिकल ऑसिलेट्स 1 सेकेंड इन न्यू टाइम, मतलब कोई पार्टिकल एक सेकंड में न्यू बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी कि उसकी आवृत्ति न्यू हर्ट्ज हो गई, ठीक है ना। तो एक सेकंड में पार्टिकल न्यू टाइम्स जो है ऑसिलेट कर रहा है। बात तो एक पार्टिकल एक सेकंड में अगर न्यू टाइम ऑसिलेट कर रहा है तो यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो गई। अब हम कहें कि एक पार्टिकल को वाइब्रेट एक सेकंड में, तो एक पार्टिकल let particle oscillates 1 second in new time, वो एक सेकंड में न्यू टाइम का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू हो गई। तो पार्टिकल अब अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल एक सेकंड में न्यू बार ऑसिलेट करेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? न्यू हो जाएगी। बात समझ में आई? और एक पार्टिकल को ऑसिलेट होने में टाइम कितना लगा? भाई एक सेकंड में एक पार्टिकल न्यू बार ऑसिलेट कर रहा है तो टाइम टेक्स इन वन ऑसिलेशन बाई पार्टिकल इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू सेकेंड। कुछ बात समझ में आई? नहीं आई? समझना कि एक पार्टिकल एक सेकंड में न्यू बार ऑसिलेट कर रहा है। एक पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है सेकंड में? न्यू बार। तो एक सेकंड को एक
पार्टिकल को एक बार ऑसिलेट करने में कितना समय लगेगा, 1/ν सेकंड। नहीं समझ में आई, समझाने की और कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक पार्टिकल 1 सेकंड में न्यू बार ऑसिलेट कर, मतलब 1 सेकंड में समझो एक पार्टिकल 10 बार ऐसे ऐसे कर रहा है, न्यू हटाओ, एक पार्टिकल 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है, 10 बार। 10 बार ऑसिलेट कर रहा है, 1 सेकंड में एक पार्टिकल 10 बार ऐसे ऐसे गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो गई। अब हम कह रहे हैं कि एक बार ऑसिलेट करने में कितना टाइम लगा, 1/10 सेकंड। कुछ बात समझ में आई? 100 रुपए में हमको 10 संतरे मिल रहे हैं, 100 रुपए में हमको 10 संतरे मिल रहे हैं, तो एक संतरा कितना, 100/10 रुपए का। बात समझ में आ गई भाई? 100 रुपए में 10 संतरे, तो एक संतरा 100/10 रुपए का। तो 1 सेकंड में न्यू ऑसिलेशन कंप्लीट, तो एक ऑसिलेशन होने में 1/ν सेकंड। बात समझ में आई? इसको हम और अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, तभी थोड़ा समय टाइम दिया यहां पे। मान लो 1 सेकंड में, रफली समझना, 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। 1 सेकंड में 5 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन 1/5 सेकंड। समझ में आया? मतलब 1 रुपए में 5 चीजें मिल रही हैं, तो एक चीज 1/5 रुपए में। अब एक चीज 1/5 रुपए में है, ठीक है ना? 1 रुपए में 5 चीजें मिल रही हैं, तो एक चीज 1/5 रुपए में मिल गई। अब एक चीज जब 1/5 रुपए में है, तो जब 1/5 की तुम 5 चीजें ले लोगे, ठीक है ना, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, तो 5 चीजें 1 रुपए की आपको मिल जाएगी। वही कह कि 1 रुपए में 5 चीजें, तो एक चीज 1/5 रुपए की। तो पार्टिकल ऑसिलेट 1 सेकंड इन न्यू टाइम, 1 सेकंड में न्यू बार ऑसिलेट हो रहा है, तो एक बार ऑसिलेट होने में जो समय लगा वो 1/ν लगा। बात समझ में आ गई? और एक पार्टिकल को एक बार ऑसिलेट होने में जो समय लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू पार्टिकल 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मतलब एक पार्टिकल को एक बार ऑसिलेट होने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यहां हम कह रहे हैं टाइम टेक्स 1 ऑसिलेशन बाय पार्टिकल इज इक्वल टू 1/ν। यहां पर पार्टिकल को एक बार ऑसिलेट होने में 1/ν सेकंड लगा, मतलब कि टाइम पीरियड कितना हो गया, 1/ν। यहां पे न्यू आवृत्ति और टी जो है वो टाइम पीरियड, ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल आएंगे। मुझे लगता है ये चीज आपको शायद समझ में अभी भी ना आई हो। बात फिर से एक बार हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की। देखो, एक पार्टिकल अगर 1 सेकंड में 10 बार वाइब्रेट कर रहा है, एक पार्टिकल 1 सेकंड में 10 बार ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, तो एक बार ऐसे वाइब्रेट होने में 1/10 सेकंड का समय लगेगा। यहां पर एक पार्टिकल 1 सेकंड में न्यू बार इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो एक बार ऑसिलेट होने में 1/ν सेकंड लगेगा, और एक बार ऑसिलेट होने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार ऑसिलेट होने में 1/ν सेकंड लगा, इसीलिए टाइम पीरियड टी बराबर 1/ν। ये सब रफ कार्य है, इसको ध्यान मत देना आप, ठीक? ये सब रफ कार्य समझ गए ना आप? अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में अब देखो, अब अगली चीज अपने सामने आ गई, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड ऑफ वेव। इसका क्या मतलब है? एम्पलीट्यूड का मतलब यह है कि अगर मीडियम का कोई पार्टिकल जितना जो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, वो अपनी माध्य स्थिति से, मान लो ये यहां पर है 2 पार्टिकल, ये अपनी माध्य स्थिति से यहां से जितना दूर जाएगा, ठीक है ना, उतना इसका जो है उसको इसका एम्पलीट्यूड कहेंगे, मतलब आयाम कहेंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? मान लो जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये अब ये अपनी माध्य स्थिति से इधर जितना दूर जा रहा है, ये इसका आयाम है। यहां से इधर जितना गया, इधर गया ना भाई, पार्टिकल वाइब्रेट होने का मतलब क्या, ऐसे 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 करना, एक अपनी माध्य स्थिति से इधर। तो कोई पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति से जितना दूर जाएगा उसको जो है क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम कहेंगे। अब बात समझना, अब मान लो 2 पार्टिकल कंपन कर रहे हैं,
ये जब अपनी माध्य स्थिति से पहले दूर जाएंगे तो इनके बीच में बहुत ज्यादा जगह हो जाएगी, मतलब डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, मतलब कि रेयरफैक्शन हो जाएगा। फिर जब दोबारा ये आएंगे तो बहुत नजदीक आएंगे, तब इनके में एक कंप्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो किसी पार्टिकल का रेयरफैक्शन या कंप्रेशन जितनी दूर जब वो होता है उस समय उतना ज्यादा डेंसिटी कम, और जब नजदीक आ तो उतनी ज्यादा डेंसिटी। बात समझ में? तो जितना ज्यादा पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति से दूर जाएगा, जितना ज्यादा दूर जाएगा उसकी डेंसिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि दूर गया घनत्व तो कम, वॉल्यूम बहुत ज्यादा, आयतन बहुत ज्यादा, जितना पास आएगा घनत्व उतना ज्यादा हो जाएगा। तो कोई पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति से जितना दूर जाएगा उसको उसका आयाम कहा जाएगा। मतलब एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, अब ये उसकी माध्य स्थिति है, अब यहां से जितना दूर जा रहा है, जितना दूर जा रहा है उसको आयाम बोलेंगे, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये है इसका एम्पलीट्यूड। अब देखो जरा, मान लो दो पार्टिकल थे, अब ये मान लो दो पार्टिकल यहाँ पे है, ये इनकी माध्य स्थिति, तो ये जितना दूर गए, अभी इधर दूर है मगर यहाँ पर तो पास में आ गए, पास में आ गए तो यहाँ पे इनका कंप्रेशन हो गया। ये देखो, मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये अपनी माध्य स्थिति से अलग अलग आए, तो ये दोनों इधर आए ना, तो यहाँ पे इनका कंप्रेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे घनत्व तो बहुत ज्यादा हो गया और आयतन कम हो गया। अब की बार फिर ये गए, तो मान लो अब की बार ये जब दूर दूर जाएंगे तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल मान लो ये दूर हो गए, तो यहाँ पे विरलन हो गया। तो जितनी ज्यादा कोई पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति से दूर जाएगा ये चीज उतनी ही तो होगी भाई, उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी ना, जितना ज्यादा दूर गए, मान लो माध्य स्थिति से ज्यादा दूर गए तो ये यहाँ से यहाँ आया, जब यहाँ पे आया तो इतनी दूर आया ना माध्य स्थिति से, इतना तो उतना ही इसका आयाम बन गया। जब हम इसका ग्राफ उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, तो कोई पार्टिकल अपनी माध्य स्थिति से जितना दूर जाएगा, अपनी माध्य स्थिति से कोई पार्टिकल जितना दूर जाएगा उसको उस पार्टिकल का आयाम कहा जाएगा। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन व्हेन a wave passes through the medium is called amplitude of the wave. It is represented by small a, its unit is meter. यानी कि किसी पार्टिकल का अपने अनडिस्टर्ब्ड ओरिजिनल पोजीशन से, मतलब बिना जो है डिस्टर्ब हो, जो उसकी वास्तविक स्थिति से स्थिति थी वहां से जो उसका अधिकतम जो विस्थापन होगा, अपनी माध्य स्थिति से अनडिस्टर्ब्ड स्थिति से जितना ज्यादा जो अधिकतम विस्थापन होगा उसको जो है क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। तरंग की चाल, तो एक सेकंड समय में कोई तरंग जितनी दूर चली जाएगी वो तरंग की चाल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव, इज रिप्रेजेंटेड बाय v। कि एक सेकंड में कोई तरंग जितनी दूर जाएगी, जितनी दूर जाएगी, इसको उस तरंग का क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो स्पीड का फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस। अब हमारे यहां अभी ये जो वेव चल रहा है, यहां पर जो डिस्टेंस हम ले रहे थे, इनके बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहां पे क्या है? वेवलेंथ ही तो है, मतलब कि लेम्डा। तो हमारे केस में डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे, तो यानी कि लेम्डा। और टाइम यहां पे क्या है? एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो टाइम लगा, तो एक ऑसिलेशन पूरा होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अभी एक फार्मूला इससे पहले पता था, टी इज इक्वल टू 1/न्यू, अभी समझाया था अच्छे से, तो टी की जगह 1/न्यू कर दो। अब क्या होगा? अब न्यू ऊपर आ जाएगा लेम्डा के पास में, v बराबर लेम्डा न्यू। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक, फर्स्ट ईयर तक ये काम आएगा। तो मुझे तो आपको तरंग की चाल, स्पीड ऑफ वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। और शायद इतने ही कैरेक्टरिस्टिक थे जो कि हमें साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में लेने थे। अब इसके बाद में जो हमने दो फार्मूले पढ़े, टी इज इक्वल टू 1/न्यू और v बराबर लेम्डा न्यू, इन पे कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए जाए। अब क्वेश्चन देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स पर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स की परिभाषा तो देख ली, फॉर्मूले देख, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ये है, ए साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर।
मतलब कि 1.5 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो दी है 2 किलो हर्ट्ज। आप जहां पे किलो शब्द आ जाए वहां पे 10 की पावर 3 लगा दिया कीजिए, तो 2 किलो हर्ट्ज 2 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी तो हो गई 2 किलो हर्ट्ज। वेव लेंथ यहां पे है 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर को हम मीटर में बनाएंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कर दिया, मतलब कि 0.35 मीटर। हमको न्यू पता चल गया, लैम्डा पता चल गया, और स्पीड ऑफ वेव का मुझे फार्मूला पता है, v बराबर न्यू लैम्डा। न्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर 3, लैम्डा 0.35, मतलब कि 2000 10 की पावर 3 1000 हुआ, 1000 हुआ, इंटू 0.35, 35 टू ना 35 टू जा 70, कितने जीरो 1 2 3, कितने अंकों के बाद दशमलव 1 और 2, तो 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो 1 और 2 के बाद ये, तो स्पीड जो तो आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि a sound wave has a frequency of 2 kilohertz, wavelength 35 centimeter, how long will it take to travel 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस कितनी है 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1500 मीटर। टाइम पूछा कितना लगा, तो डिस्टेंस, हमें स्पीड पता ही है, डिस्टेंस पता है, स्पीड टाइम निकल जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी 1500 मीटर, टाइम कितना है पता नहीं, स्पीड कितनी 700 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो टाइम इधर आ जाएगा 1500 बटे 700, 7 को 15 से डिवाइड कर दो, पंद्रह बटे 7 है ना, सही तो लिखा था, सही तो था। पॉइंट लगे 0 बढ़ा दो, 2.14, यहां तक आप आंसर लिख दो, 2.14 सेकेंड। इतना समय इस वेव को लगेगा 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही इसी ये जो अभी हम लोगों ने किया ना, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, उसी पे है। What is the frequency of a sound wave whose time period is 0.05 सेकेंड। मतलब एक साउंड वेव का टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, 1/0.05, पॉइंट हटाया 2 0, 5 2 जा 10, ये वाला 0 इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। इधर द वेव लेंथ ऑफ साउंड इमिटेड बाई अ सोर्स इज 1.1 इंटू 10 की पावर 2। वेव लेंथ है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इफ इट्स वेलोसिटी इज 343 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है 343 मीटर पर, बताना क्या है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अच्छा फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो v बराबर न्यू लैम्डा।
फ्रिक्वेंसी बतानी है तो न्यू बराबर v अपॉन लेमडा। v कितना है 343, लेमडा है 1.7 इंटू 10 की पावर -2। इसको हटाया 0 बढ़ाया 202 आएगा आंसर इसमें। v इज इक्वल टू अपॉन 10 की पावर -2। इसको हम ऊपर ले आएंगे, ऊपर है तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, ये 10 की पावर 2 यानी कि 100, यानी कि 202 इंटू 100। इसका मतलब 20 क्या निकाला है, वेलोसिटी निकाला है ना, वेलोसिटी निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाला, क्या पूछ रहा था, कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी पूछी थी ना, तो फ्रीक्वेंसी बनाओगे। फ्रीक्वेंसी आई ना ये, $200 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फोर्स इज प्रोड्यूसिंग 1500 साउंड वेव्स इन 3 सेकेंड। मतलब कोई फोर्स है वो 1500 ध्वनि तरंगे 3 सेकंड में उत्पन्न कर रहा है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रिफ्लेक्शन भी 68 सेंटीमीटर, मतलब कि कंप्रेशन और जो उसके ठीक बाद में रिफ्लेक्शन, उसके बीच में जो डिस्टेंस 68 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, वेवलेंथ बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, साउंड वेव की अभी सब बता दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी देख लेना, फ्रीक्वेंसी देखो, अब फ्रीक्वेंसी देखो 3 सेकंड में 1500 साउंड वेव, 1500 साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 3 सेकंड्स, ठीक। तो फिर साउंड वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में 1500 साउंड वेव है, तो 1 सेकेंड में कितनी हुई 1500/3, यानी कि 500 वेव्स। तो 1 सेकेंड में 500 वेव्स उत्पन्न हो रही हैं। वेव का मतलब क्या है, मतलब एक कंपन पूरा हो रहा है, मतलब कि एक बार पार्टिकल ऐसे जाकर के ऐसे फिर आया, मतलब एक बार ऐसे हो, तो एक वेव उसकी वो 500 वेव उसकी 1 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। और 1 सेकंड में कोई पार्टिकल जितनी बार वाइब्रेट करता है उसी को फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति न्यू बराबर 500 हर्ट्ज। चलो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हो गई। वेवलेंथ, अच्छा अब भैया देखो कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रिफ्लेक्शन 68 सेंटीमीटर है, मतलब मान लो ये किसमें कंप्रेशन हो गया, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन आया। तो ये जो कंप्रेशन है, मान लो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन इसका यहाँ पे है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस 68 सेंटीमीटर है। मतलब बात ऐसे समझना, ये कंप्रेशन फिर ये रिफ्लेक्शन। तो ये जो कंप्रेशन है, यहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे सबसे कम है, तो यहाँ पे तो सबसे कम है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंप्रेशन, और यहाँ पे घनत्व हो, तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई। भाई यहाँ पे डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है ना, तो यहाँ पे घनत्व कम, यानी कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन। ये 68 सेंटीमीटर है, ठीक। अब ये अगर 68 सेंटीमीटर है और हमको वेवलेंथ पता है, तो वेवलेंथ कब पूरी हो, 2 क्रेस्ट के बीच में जो दूरी हो, तो जिसके बाद ऐसे मान लो ये ऊपर आया। अब ये आधी वेवलेंथ है, तो 68 जो है वो है λ/2। भाई पूरी वेवलेंथ, तो ये यहाँ पे इसका क्रेस्ट है, 2 क्रेस्ट के बीच ही दूरी को ही तो वेवलेंथ कहेंगे। और ये तो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन, तो इतना आधा ही तो हुआ, ये और ये मिल के पूरी एक होएगी ना भाई। यहां से लेकर के यहां तक पूरा लेमडा,
दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, तो ये तो एक क्रेस्ट, उसके ठीक बाद ट्रफ, उसके बाद एक और क्रेस्ट होता, तब जितनी दूरी ये इतना ही और चले आगे, तब यहाँ पर उसकी पूरी वेवलेंथ होगी। तो 68 हमको एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन के बीच की दूरी दी हुई है, मतलब कि हमको दिया हुआ है वेवलेंथ, हम निकाले देखना, लैम्डा अपॉन 2 बराबर 68 सेंटीमीटर। अब समझ में आई? क्योंकि ये तो एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, यानी ये कंप्रेशन और ये रेयरफेक्शन के बीच जो 68 सेंटीमीटर, हमको पूरी लैम्डा की वैल्यू पता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 68 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 8 13, तो लैम्डा आ गया 136 सेंटीमीटर, यानी कि वेवलेंथ 136 सेंटीमीटर हो गई। ये तो दूसरा वाला भी हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड 3 देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड देखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड फार्मूला बताया, v बराबर न्यू लैम्डा, v कितना है पता नहीं, न्यू कितना है 500, वो कितना है लैम्डा 136, मगर सेंटीमीटर में, इसको मीटर के लिए 100 से डिवाइड, 6 5 जा 30, कैरी आया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, कैरी आया 1 5 1 जाए 5 1, तो v आ गया 680 मीटर पर सेकंड। ये अपना तीसरा भी निकल आया वेलोसिटी ऑफ द साउंड। समझ गए? अगला क्वेश्चन निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The wavelength of X-rays is 1.0 angstrom if the speed of X-rays is 3.0 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब एक वेवलेंथ है, एक मतलब एक वो है वेव, उसकी वेवलेंथ दी है 1 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ का मतलब ये है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो 10 की पावर -10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ एक्स रेज इज 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है न्यू, तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो पता नहीं, हाँ, न्यू बराबर v अपॉन लैम्डा। v कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई स्पीड, और लैम्डा यानी कि वो है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ 1 इंटू 10 की पावर -10। अब 10 की पावर -10 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8, और ये ऊपर गया इंटू 10 की पावर 10 होगा, ये होगा 3 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी इसमें बतानी थी। इधर क्या है, ए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सेंटर ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ 60 मेगाहर्ट्ज। मेगा का मतलब है 10 की पावर 6, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो 60 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो 60 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज, क्योंकि 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 की पावर 6। हाँ, इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v है 3 इंटू 10 की पावर 8। कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। अच्छा, टाइम पीरियड भी बताना है और वेवलेंथ भी बतानी है, कोई बात नहीं, अभी बता देगा। टाइम पीरियड देखो, पहले निकालते हैं वेवलेंथ, तो v बराबर न्यू लैम्डा। v कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, न्यू कितना है 60 इंटू 10 की पावर 6, लैम्डा पता नहीं, लैम्डा बताना है, बता देते, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 60 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा, 20 आ गया, तो 10 की पावर 8 और इनसे 20 है, तो इसको कर दो 20 इंटू 10 की पावर 6। अगर 10 की पावर 8 है ना, आप ये कर सकते हैं कि इसको 10 अलग कर दो इंटू 10 की पावर 7। बस समझ में, ये 10 अलग हो गए,
हाँ कॉल बाद में देखेंगे। तो 10 की पावर 8 है ना, तो 10 अलग है, 10 की पावर 7 अलग हो गया। नीचे देखना, इस 20 को हमने 2 कर दिया और ये 10 की पावर 6 है, इस 10 की पावर 6 को हमने कर दिया 10 की पावर 5 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आ गई ना पूरी बात? भाई 10 की पावर 8 था, इसको हमने 10 की पावर 7 दिया, 10 अलग कर दिया, 20 था तो 20 को 2 कर दिया, 10 की पावर 6 है, वहां चला जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा ना यहाँ पे। पूरी बात समझ में आ गई भाई? ये 2 × 10 है तो एक 0 था तो 10 की पावर 7 हो गया। 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 तो कट गया। अब ये 10/2 बचा, तो 2 5 जा 10, तो फ्रीक्वेंसी तो आ गई 5 मीटर। वो फ्रीक्वेंसी नहीं, सॉरी, ये क्या निकाली है, वेवलेंथ। वेवलेंथ तो 5 आ जाएगी, 5 मीटर। अब अगली चीज अपनी रह गई ये टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू 1/t। अभी फार्मूला पढ़ा, न्यू कितना है, 3 × 10 की पावर 8 नहीं 16 × 10 की पावर 6 है, बराबर 1/t। t इधर आ जाएगा, 1/60 × 10 की पावर 6। तो इसको हम कर सकते हैं 1/6 × 10 की पावर 7। ये 60 था ना, 6 × 10, 10 उधर गया तो 6 हो गया, 6 × 10 की पावर 7। अब 1/6 सॉल्व कर लो, 1/6 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 6 × 6 4 पॉइंट लगा 0 बढ़ा दो, 6 × 6 36 4। अब यहाँ पे फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाओगे, 6 6 तो 1.67, तो हटाओ 0.67 आ गया, 0.67 0.167। ये देखो 0.167 इंटू ये 10 की पावर 7 है, ऊपर जाकर 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये 10 की पावर माइनस का 7 हो गया ऊपर जाने पे। अब क्या करो, इसको 0.167 को 1.67 कर, तो इसको 10 की पावर माइनस का 8 सेकेंड। ये अपना टाइम पीरियड आ गया। ठीक, कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं है? सब समझ में आया ना? यहाँ पे फिर देख लो एक बार भाई, 10 की पावर 8 ये ऊपर था, हमने क्या किया, 10 की पावर 8 में एक 10 को अलग कर दिया, तो 10 की पावर 7 बचा। 10 की पावर 7 ये है 20 था, 20 का 2 किया, यहाँ पे 2 × 10 था, 10 को उधर, तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 कटा, 2 को 10 से कटा, 5 आ गया। इधर 10 की पावर 7 ऊपर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, पॉइंट एक अंक इधर खिसका 0.167, तो इसको 1.67 किया, इसलिए -7 का -8 कर दिया। अब अपने साउंड के इस वाले वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगले पार्ट में जो 8वें नंबर से जो हमारे स्टडी पॉइंट्स है वो रहेगा, उसी अगले पार्ट में इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करके अगला पार्ट इसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है ना? नोट कर लो, क्वेश्चन देख लो, अगला स्टडी पॉइंट इसके नेक्स्ट वीडियो में।